स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, इसके अलावा बंस डोला भी हमने पढ़ा था, गैरोटिंग पढ़ी थी। तो ये सारी उसकी सब टाइप्स थी, अलग अलग टाइप्स थी उसकी। अब यहाँ पे एक चीज, ये जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग की हेडिंग है, थ्रॉटलिंग बेसिकली वही है। थ्रॉटलिंग में बाई हैंड, थ्रॉटलिंग में जब किसी की हम किसी गला नहीं दबाते, कहते हैं ना गला दबा दिया, तो बाई हैंड अगर कर रहे हैं तो उसको हम मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। उसको हम मैनुअल स्ट्रैंग, अगर मान लीजिए कोई रस्सी का या किसी और दूसरे मीन्स का हम वायर का यूज कर रहे हैं, दैट इज लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन उसको हम कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन बताने का मतलब है कि बाय ह्यूमन हैंड्स, बाय ह्यूमन हैंड्स, एस्फिक्सिया प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द नेक बाय ह्यूमन हैंड्स, दैट इज कॉल्ड एज थ्रॉटलिंग या मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। अब ये एक हाथ से भी किया जा सकता है, अगर बहुत मजबूत आदमी है और सामने वाला जो विक्टिम है वो थोड़ा कमजोर है, दुबला पतला है, छोटा है, तो एक हाथ से भी काम हो जाएगा, और थोड़ा मजबूत है तो दोनों हाथ भी लगाना पड़ जाएगा। तो सिंगल हैंड या बाई बोथ हैंड, जैसे भी करके आप नेक को कंप्रेस कर दीजिए, उसको हम कहेंगे थ्रॉटलिंग ना। थ्रॉटलिंग में काज ऑफ द डेथ क्या होगा, कैसे इसकी डेथ होती है? एक तो भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेन तो वही है, एस्फिक्सिया, यानी कि एयर एंट्री ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेक, या एयर पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एयर लंग्स तक एंटर नहीं हो पाई, तो एस्फिक्सिया प्राइमरी काज हो गया, एस्फिक्सिया फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पायरेशन। इसके अलावा सेरेब्रल एनॉक्सिया, दूसरी चीज जो होती है सेरेब्रल एनॉक्सिया। सेरेब्रल एनॉक्सिया दैट मीन्स की लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन ना, ब्रेन तक ऑक्सीजन ही ना पहुंच पाए, दैट इज सेरेब्रल एनॉक्सिया इसको कहते हैं। तो सेरेब्रल सर्कुलेशन रुक जाएगा तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी। एंड थर्ड जो है वाइगल इनहिबिशन, इसमें एक काज ऑफ द डेथ ये भी है, वाइगल इनहिबिशन, सडन डेथ होती है इसमें, वाइगल इनहिबिशन। अब जो कैरोटिड नर्व है, कैरोटिड नर्व प्लेक्सस, अगर वहां पे प्रेशर पड़ गया तो उसमें वैगस नर्व भी होती है, सिंपैथेटिक भी होती है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व होती है, तीन होती है। उस पे अगर कंप्रेशन पड़ गया या प्रेशर पड़ गया तो वाइगल इनहिबिशन हो जाता है। हार्ट जो होता है वहीं पे एसिस्टोल की कंडीशन में आ जाता है, फौरन जो है वो इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है। तो ठीक है, ये सारे ये तीन काजेज हैं, एस्फिक्सिया, सेरेब्रल एनॉक्सिया एंड वैगल इनहिबिशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग में काज ऑफ द डेथ। अब जब हम एग्जामिन करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली बताना ये था एग्जामिनेशन का पार्ट, थोड़ा सा शायद मैंने बताया होगा कि सबसे पहली चीज तो क्या है, ब्लड ना। अगर हम देखें इंटरनल फाइंडिंग्स में, खासतौर से इंटरनल फाइंडिंग की हम बात, एक्सटर्नल में कुछ खास नहीं मिलेगा, सिवाय ये कि हाथों के निशान के, कहाँ पे मिलेंगे, गर्दन पे हाथ के निशान मिलेंगे। और अगर मान लीजिए उसके फिंगर नेल्स बड़े हुए हैं तो हो सकता है थोड़े बहुत जो है नेल्स के मार्क्स भी मिले वहां पे एक्सटर्नली। इंटरनली क्या मिलता है, जो सबसे सिग्निफिकेंट इंटरनल साइन होती है, वो जो सबकुटेनियस टिश्यू होती है, सबकुटेनियस टिश्यूज जो होती है नेक पे, वहां पे आपको न्यूमरस ब्रूजिंग और एब्रेजन के मार्क्स मिलेंगे। अंडर द स्किन यानी कहाँ पे, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में। ठीक, ये तो इंटरनल फाइंडिंग्स में थी, और इसको माना जाता है इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनल साइन। एक इंपॉर्टेंट साइन मानी मानी जाती है ये मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में, है ना, इंटरनल साइन, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनल साइन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है ना। इसके अलावा प्लेटिज्मा एटेंडोमास्टाइड मसल्स है, उसका टीयर या लेसरेशन भी देखने को मिल सकता है। टंग जो है, हो सकता है कि थोड़ी सी बाहर निकल आए, और दांत जो है वायलेंटली जब वो क्लोज होते हैं ना, माउथ जब क्लोज होता है तो हो सकता है कि जो टंग है वो भी उस पे दांतों के आपको निशान देखने को मिल जाए, यानी बाइट मार्क्स या यूं कह लीजिए टीथ मार्क भी देखने को वहां पे मिल सकता है। ये सारी चीजें हो गई। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो यहाँ पे है, पहली वाली, इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द हाइड बोन, दिस, ये जो फाइंडिंग है, ये मोस्ट कंसिस्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है या फाइंडिंग है, डेथ ड्यू टू मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। अगर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि स्ट्रैंगुलेशन की, ओवरऑल स्ट्रैंगुलेशन की भी अगर हम बात करें, तो वहां पे थ्रॉटलिंग की, स्ट्रैंगुलेशन की, इसकी ओवरऑल सबसे बेस्ट साइन, या कह लीजिए कि मोस्ट डायग्नोस्टिक साइन जो है वो यही है, इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द हाइड बोन। खासतौर से थ्रॉटलिंग की अगर हम बात करें, ये सब डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है। कैसे होता है,
हाइट बोन है। ये इसका कुछ इस तरीके से, ये है ना, ये लेजर कार्नुआ, ग्रेटर कार्नुआ बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप यहीं से कंप्रेस करिए, एक प्रेशर यहाँ से लगेगा, एक प्रेशर, मान लीजिए हम दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको हमने दबाना शुरू किया गर्दन को, तो जाहिर सी बात है यहीं पे प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, इस चीज को नहीं नोट किया गया, तो यहाँ से ये जो है ये ब्रेक कर जाएगी, ये ब्रेक कर जाती है। तो इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर अगर मिल रहा है हाइट बोन का, तो इट इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग में पाया जाता है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ये ब्रेक कर जाएगा, है ना, इनवर्ट। अच्छा, आउटवर्ड इसी का जस्ट अपोजिट होता है, वो किस में पाया जाता है? हैंगिंग। हैंगिंग में। हैंगिंग में कैसे पाया जाएगा? यहाँ से तो हम दो प्रेशर दोनों तरफ से लगा रहे हैं, बराबर का प्रेशर लगेगा, वो अंदर की तरफ उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, तो ये जो बोन है, ये ऊपर वाली, ये अंदर की तरफ आ जाएगी, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। यहाँ से ये ब्रेक कर गई, किसमें, थ्रॉटलिंग में। अब हैंगिंग की जब हम बात करेंगे, तो हैंगिंग में क्योंकि लाइगेचर मार्क होता है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा लाइगेचर मार्क है, तो ये क्या करता है, ये प्रेशर डालते हुए ऊपर की तरफ, जाहिर सी बात है बॉडी जो है वो नीचे की तरफ सस्पेंड हो रही है, और प्रेशर कहाँ पे लेके जाना चाहता है उसको, लाइगेचर ऊपर की तरफ। तो एक तो नेक थोड़ी सी इलांगेट होती है, पतली होती है, सिलेंड्रिकल हो जाती है, तो जो लाइगेचर है, जो पूरा फंदा जिसको हम कहते हैं, वो ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा, और गर्दन जो है विद बॉडी जो है, सॉरी, पूरी बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी ना, तो नीचे की तरफ पूरा वेट जा रहा है ग्रेविटी के साथ, और फंदा ऊपर की तरफ अगेंस्ट में उसके, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब गर्दन जितनी सिलेंड्रिकल है उतनी ऊपर तक तो जाएगा, एक टाइम कहाँ पे आता है जहां पे रुक जाती है पूरी चीजें, एडम्स एप्पल के ऊपर जस्ट आइए, है ना, एडम्स एप्पल देखा होगा आप लोगों ने ना, मेल्स में बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो उसके ऊपर आएगा, फिर हमारा मैंडिबल है, तो यहाँ पे अब इसको क्या ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, अब फर्दर जो है लाइगेचर वो ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जा पाएगा, जब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो वहीं पे अब प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इसमें जब प्रेशर लगेगा ये इसके अंदर धंसना शुरू कर देता है लाइगेचर, इसके अंदर धंसना शुरू कर देता है, और ये जो लास्ट के टिप है, जो लास्ट की टिप है, या यूं कह लीजिए जो ग्रेटर कार्नुआ के बाद का जो पार्ट है हाइड बोन का, वो ब्रेक करके वो बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर की तरफ जाने की वजह भी है, क्योंकि ये जो रस्सी है या ये लाइगेचर है, ये फर्म प्रेशर देता है, अंदर की तरफ इसको धंसने नहीं देता, पूरी तरीके से उसको क्या करता है, एकदम दबा के रखता है, तो बाहर की तरफ उसे थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो ये टूटी हुई हड्डी जो है ये बाहर की तरफ निकल जाती है। तो आउटवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होता है ये हैंगिंग में मिलता है, और ये जो है स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग में, ना, इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ हाइड बोन, ये इसमें मिलता है, यही इसकी सबसे मेन फीचर भी है, दोनों का ये इसी हाइड बोन के फ्रैक्चर से ही दोनों को अलग किया जाता है। एक्सटर्नल मार्क्स हो सकता है कि थोड़े बहुत एक दूसरे से मर्ज कर जाए, मिल जाए, लेकिन इंटरनल फाइंडिंग में ये दोनों दूसरे एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, हाइड बोन के फ्रैक्चर, इसी से पता लगाया जाता है कि ये थ्रॉटलिंग का केस है, आइदर स्ट्रैंगुलेशन है या फिर हैंगिंग का केस है, ठीक है, इंटरनल फाइंडिंग की बेसिस पे। अब इसके बाद यहाँ पे एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं सफोकेशन। सफोकेशन के बारे में खासतौर से जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सफोकेशन होता क्या, अगर हम अपनी लैंग्वेज में सफोकेशन के बारे में, पे अक्सर ना, अरे यार बहुत सफोकेशन हो रहा है, हो क्या रहा है भाई, वो तो बताओ। सांस फूलना। चलिए, ये भी सफोकेशन, ये भी सही है कि सांस फूलना, है ना, सांस फूलना का मतलब क्या है, जब एयर एंट्री नहीं हो पाएगी, या यूं कह लीजिए कि जब ऑक्सीजन की एंट्री जो है वो कम हो जाएगी, कहाँ पे, लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑक्सीजन की एंट्री कम हो जा रही है, बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स। अब इसमें भी दो तरीके का एक्सेप्शन लगाया जाता है सफोकेशन में भी। दो एक्सेप्शन क्या है, एक तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक ना होना चाहिए, यानी कि स्ट्रैंगुलेशन वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए, दूसरे ड्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, ड्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी लाइगेचर मार्क से, मैनुअली आप उसको स्ट्रैंगुलेट मत करिए, ये सारी चीजों को हटा के अगर किसी और तीसरी वजह से
एयर एंट्री जो है लंग्स में नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं सफोकेशन। सफोकेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ द एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय मींस अदर देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक। अब कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक में अभी तक पीछे हमने जितनी चीजें पढ़ी है, पीछे हमने जितनी चीजें पढ़ी है, सब में नेक को क्या किया जा रहा था, कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा था कि नहीं किया, बाय एनी मींस, या फिर अदर देन ड्राउनिंग जो फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजों को हटाने के बाद, इसके अलावा अगर किसी वजह से एयर एंट्री नहीं हो रही है लंग्स तक, तो उसको कहा जाता है सफोकेशन। इसमें बहुत सारी, ये इसकी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक चोकिंग है, ओवरलाइंग है, गैगिंग है, स्मोथरिंग है, बर्किंग है, ये सारी इसकी टाइप्स होती हैं सफोकेशन की। जैसे स्मोथरिंग है, स्मोथरिंग में क्या किया जाता है, चाहे कभी कभी मजाक में भी, कभी कभी गुस्से में भी, या लड़ाई झगड़े में भी, क्या करते हैं हम सामने वाले के चेहरे पे अपना हाथ रख देते हैं, उसकी जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफिसेस हैं यानी नोज और माउथ, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। उसको हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, यानी जो एक्सटर्नल एयर पैसेज है उसको ब्लॉक कर दीजिए। इसको किसी तरीके से ब्लॉक, और ब्लॉक कैसे करेंगे, ब्लॉक कैसे करेंगे, किसी भी चीज से आप ब्लॉक कर दीजिए, रूमाल से भी आप ब्लॉक कर दीजिए, अपने हाथों से ही उसको ब्लॉक कर दीजिए, जैसे भी। तो जो एक्सटर्नल एयर पैसेज क्या है, नोज और माउथ, है ना, इनको हमने एक्सटर्नली इसके ऊपर कुछ लगा दिया, ये जो कहे टेप भी लगा दिया आपने दोनों जगह पे अच्छे से। तो बाहर से जब आपने बंद कर दिया तो उसको हम कहते हैं स्मोथरिंग। अब स्मोथरिंग को चाहे हैंड से, ग्लास से, प्लास्टिक बैग से, या किसी भी मटेरियल से आप उसको बंद कर सकते हैं, ये हो जाती है स्मोथरिंग, है ना। तो बस ये सफोकेशन की इतनी, आपको खाली इसकी डिफिनीशन और उसकी टाइप्स ये याद रखनी है सफोकेशन में। और सफोकेशन बच्चों में भी होता है, खास तौर से न्यूबॉर्न में। जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि जो पूरा एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा कल्डी सैक कहते हैं, कभी कभी ये जो है ना, ये अधेयर रह जाती है, बेबी इसके अंदर से नहीं निकल पाता, और विद कल्डी सैक उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक तरीके से अंदर जो स्टराइल इन्वायरमेंट बना लेता है, एयर एंट्री हो ही नहीं पाती। तो जैसे ही एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में बेबी आएगा, ट्राई करना है उसको सांस लेना है, सांस नहीं ले पाया और उसकी डेथ हो गई, तो ये भी एक तरीके की स्मॉदरिंग होती है। ये भी स्मॉदरिंग होती है। बच्चे कैसे स्मॉदर्ड हो सकते हैं, मान लीजिए वो प्लास्टिक बैग से खेल रहे हैं, कोई प्लास्टिक का, और उन्होंने ऐसे ही खेल खेल में एक दूसरे के हेड पे उसको बांधना शुरू कर दिया, तो ज्यादा तेज बांध दिया, एयर एंट्री रुक गई और उसको पता नहीं चला, फौरन जो है वो जमीन पे गिर जाएगा, यानी उसकी स्मॉदरिंग हो गई, एयर एंट्री जो है वो खत्म हो गई। तो ये सारे तरीके हैं स्मॉदरिंग के। सेकंड चीज आती है चोकिंग, चोक करना। अब चोक करने में क्या, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, सब में एयर पैसेज का कमाल रहेगा, भाई जाहिर सी बात है सांस वहीं से जाएगी। तो अब यहाँ पे एयर पैसेज में कोई एक फॉरेन ऑब्जेक्ट ऐसा चला जाए जो पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन कर दे वहां पे, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है। अब ये फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना, ये क्या कर रहा है, एयर पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो ये इंटरनली होगा, और अभी स्मॉदरिंग में हम क्या कर रहे थे, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफिसेस थे उनको ब्लॉक किया जा रहा था। यहाँ पे विद इन द एयर पैसेज यानी इंटरनल बात की जा रही, भाई ये फॉरेन ऑब्जेक्ट। अब फॉरेन ऑब्जेक्ट में क्या है, बच्चों में अगर आप चोकिंग की कोई एक अच्छी सी मिसाल दीजिए, बच्चों में बहुत कॉमन है चोकिंग। अरे यार कॉइन सिक्के होते हैं ना, खाना फंस जाता है। खाना भी फंसता है, ठीक, कॉइन सिक्के होते हैं, सिक्के ले लिए उन्होंने, अंदर निगल लिया, अब वो जाके उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, चोकिंग हो गई, है ना। खाना खा रहे थे, या बड़े लोग हैं, भाई फिश बहुत अच्छी डिश मानी जाती है हमारे यहाँ, मछली खा रहे हैं, अब उसकी कोई बोन थी वो जाके अटक गई, उससे भी चोकिंग हो जाती है, फिश बोन से भी, है ना। या कोई बड़ी सी टॉफी थी, वो डायरेक्ट उसने निगल लिया, अंदर जाके फंस गया। या कोई बड़ा फल था, जैसे होता है ना कि दो तीन फल होते हैं जिनको लोग डायरेक्टली मतलब च्यू करने की बजाय कभी कभी वो डायरेक्टली अंदर चला जाता है, तो वो भी जाके ब्लॉक कर देते हैं। दैट मीन्स कि चोकिंग का मतलब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उसने विद इन द एयर पैसेज उसने ऑब्स्ट्रक्शन काज कर दिया, तो ये हो गई चोकिंग, ये हो गई चोकिंग। अब कभी कभी एपिलेप्टिक अटैक में ना इसमें भी चोकिंग हो जाती है, यानी एपिलेप्सिस के पेशेंट में,
जब एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं तो टंग जो होती है वो पीछे की तरफ फॉल कर जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है, पूरी तरीके से प्रोट्रूड्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ मुड़ जाती है जबान। तो हो सकता है कि पोस्टीरियर लैरिंजियल वाल को वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे, उससे भी चोकिंग हो जाएगी, एपिलेप्सिस के केसेस में भी हो सकती है। काज ऑफ द डेथ क्या होगा? जाहिर सी बात है, पहले तो एस्फिक्सिया है, वैगल इनहिबिशन हो जाएगा, लैरिंजियल स्पाज्म, अगर लैरिंग्स पे पहुंच गई लैरिंजियल स्पाज्म भी हो सकता है, उसकी वजह से भी एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं, डेथ हो जाएगी। थर्ड जो है ये गैगिंग। थर्ड क्या है? गैगिंग। गैगिंग क्या होती है? अब ये भी तो एस्फिक्सिया है। इसमें क्या होता है, कोई गैग, अब आप गैग किसी भी चीज को ले लीजिए, पीस ऑफ हैंकर चीफ है, आप उसको रोल करके किसी के मुंह में डाल दीजिए। फिल्मों में आपने देखा होगा ना, जब किसी को किडनैप किया जाता है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। अब वही कपड़ा अगर पोस्टीरियर वाल तक चला गया, फेरेंजियल वाल तक, तो दैट इज ए गैगिंग, अब उसको हम गैग कहेंगे, क्योंकि वहां पे जाने के बाद उसने एयरवेज को ब्लॉक कर दिया। कोई रोल्ड अप क्लॉथ था या पेपर बॉल था, माउथ में इस तरीके से इतनी अंदर तक उसको पुश कर दिया जाए कि वो जो फेरिंग्स थी उसको पूरी तरीके से उसने ब्लॉक कर दिया। तो इससे भी एस्फिक्सिया काज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है? गैगिंग के बारे में कहा जाता है कि ये एक कंबाइंड फीचर है किसका? स्मॉदरिंग एंड चोकिंग दोनों का। स्मॉदरिंग एंड चोकिंग दोनों का ये कंबाइंड मैकेनिज्म है एक तरीके से, जिसको हम गैगिंग कहते हैं। शुरू में जो है एयरवेज हो सकता है पेटेंट है, पेटेंट रहते भी हैं, जैसे बाई जो एक्सटर्नल एयरवेज है, नोज है, वो तो अभी पेटेंट है, वहां तक तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या, जैसे ही गैग, अब कोई भी चीज अगर फॉरेन बॉडी अनवांटेड चीज हमारे मुंह के अंदर जाती है तो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि बहुत ज्यादा सलाइवेशन होना शुरू हो जाता है ना? सलाइवेशन होगा, बहुत ज्यादा म्यूकस बनेगा। तो अब ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होते होते ना, तो अंदर से फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, ये जो दोनों नजल ओपनिंग है अंदर से, इनको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। को ब्लॉक कर वहां पूरा फेरिंग्स वाल का जो है वो एडिमा हो जाता है, और नेजल म्यूकोजा एक जगह एक्युमुलेट होके फिर जो दोनों ने, नेजल ओपनिंग है वो भी ब्लॉक हो जाती है इंटरनली। तो इस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म है। और पोस्टमार्टम फाइंडिंग बहुत स्पेसिफिक कुछ नहीं मिलेगी, सेम एज शोकिंग। इंटरनली अगर हम देखें तो लैरिंजियल वाल का एडिमा मिल सकता है, वहां पे निकाइमोसिस मिल सकती है, बहुत ज्यादा स्लाइवेशन और म्यूकस एक जगह पे आपको दिख जाएगा, यही सारी चीजें इसमें दिखती हैं। अच्छा, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो गैगिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ए होमिसाइडल एक्ट। ये जो होता है हमेशा होमिसाइडल होता है। और चोकिंग जो होती है, मोर देन 95% केसेस में ये एक्सीडेंटल होती है। चोकिंग क्या है? एक्सीडेंटल होती है। और ये गैगिंग जो है वो होमिसाइडल होती है ना। ज्यादातर जगहों पे वही मैंने अभी बात बताई थी किडनैपिंग की ना, कि कपड़ा या रुमाल उसके मुंह में हमने ठूंसते हुए देखा, उसके बाद पता चला कि वो मर गया। ठीक, तो यहाँ पे अभी किसी ने वो कहा था, खाने की बात आई थी ना, खाने की बात, तो वो चोकिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें कोई बड़ा सा बोलस हो फूड का और वो जाके लॉज कर जाए इंटरनली, तो उसको कहा जाता है कैफे कोरोनरी। ये चोकिंग का ही पार्ट है। इसको कैफे कोरोनरी कहा जाता है ना। एक्सीडेंटल चोकिंग है ये, जहाँ पे कोई फूड का बोलस था, बजाय प्रॉपर च्यूइंग के, ऐसे ही कोई ना जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो बहुत बड़े बड़े उसके निवाले या लुकमे जिसको हम कहते हैं ले लेते हैं, तो जो लेयरिंग्स है वो पूरी तरीके से उसका कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और इसको इस वजह से कहा जाता है कैफे कोरोनरी की, अब जब इसकी फाइंडिंग्स को देखा जाता है तो इट मिमिक्स ए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से साइमुलेशन होता है इसकी फाइंडिंग का, इसीलिए इसको कैफे कोरोनरी कहा जाता है। पेशेंट जो होता है सही होता है, कैफे में बैठा हुआ है, सामने उसके खाना सजा हुआ है, और देखेंगे एक तरफ को वो, पड़ा हुआ है। तो जब उसकी फाइंडिंग में देखा जाता है, कोई बोलस होता है फूड का जो लैरिंग्स को पूरी तरीके से उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा होता है। तो कैफे कोरोनरी हार्ट अटैक से मिमिक करता है, और इट इज द टाइप ऑफ चोकिंग या एक्सीडेंटल चोकिंग आप कह सकते हैं ना। ये है। फिर आती है ओवरलाइंग। गैगिंग हो गई। गैगिंग के बाद ओवरलाइंग। ओवरलाइन क्या होता है? ओवरलाइन कह लीजिए या कंप्रेशन सफोकेशन कह लीजिए। अब चाहे चेस्ट है, नोज है या माउथ है,
इस पे कोई चीज आके इस तरीके से उसको ले कर दीजिए कि उस फर्दर जो एयर एंट्री जो है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए, रुक जाए। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, ओवरलाइन का। छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स। अब वो पता चला कि मदर के पास साइड में लेटे हुए हैं, और रात में अम्मा को बहुत ज्यादा करवट लेने की आदत थी। अब उन्होंने नींद में करवट ले ली, उसी के ऊपर लेट गई। अब वो बच्चा है, वो बेचारा क्या बोलेगा, उसे पता भी नहीं। और ये क्या होती है, दिस इज ओवरलाइन। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, छोटे से ऑब्जेक्ट को उसने पूरी तरीके से ढक लिया, और फर्दर जो है एयर एंट्री पूरी तरीके से रुक गई। तो ये चीज हो गई क्या, ओवरलेइंग इसी को कहते हैं ना, या कंप्रेशन सफोकेशन भी हम इसको कह सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो एयर पैसेज होंगे वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये ओवरलाइंग होगी। उसके बाद ट्रामेटिक एस्फिक्सिया। ट्रामेटिक या क्रश एस्फिक्सिया, इसको परथीज सिंड्रोम भी हम कहते हैं। अब इसमें देखिए, ट्रामेटिक है, दैट मीन्स कि कोई ट्रामा होगा, कोई एक्सीडेंट इस तरीके का होगा जिसमें एयरवेज जो होंगे वो पेटेंट तो रहेंगे, एक्सटर्नल एयरवेज जो है वो पेटेंट तो रहेंगे, लेकिन चेस्ट पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगा। चेस्ट पे, नेक पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट जो है वो पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर सकते। वो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। जब चेस्ट एक्सपैंड नहीं करेगा तो जो नॉर्मल प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज परथीज सिंड्रोम। इसको पच्चीस सिंड्रोम भी कहते हैं। अब घर गिर गया, कोलैप्स हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हो सकता है कुछ लोग अंदर हो और अचानक से उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो गिर गया। अब गिर गया इस तरीके से कि उनमें मूवमेंट ही नहीं हो पा रही, उनका चेस्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्रेस्ड। अब जब चेस्ट जो है इनहेल और एक्सहेल के प्रोसेस में चेस्ट को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, जब लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एयरवेज का जो नॉर्मल फिनोमिना है डिफ्यूजन का, वो नहीं हो पाएगा ब्लड में। एक्सचेंज, एयर एक्सचेंज जो है वो हैम्पर करेगी, एस्फिक्सिया काज हो जाएगा। फिर लास्ट में एक टर्म बर्किंग। बर्किंग इज ए फॉर्म ऑफ सफोकेशन, लेकिन इसकी बड़ी अच्छी कहानी है बर्किंग की। बर्किंग में दो लोग थे, विलियम बर्क और विलियम हेयर। इन्हीं के नाम पे ये पड़ा है, विलियम बर्क एंड विलियम हेयर। ये दो दोस्त थे, दो लोग थे। अब इन्होंने पैसे कमाने का एक अलग जुगाड़ बनाया। एक अलग जुगाड़ का मतलब एक ऐसा तरीका निकाला जो बड़ा खतरनाक टाइप का था। ये क्या करते थे, ये आप कुछ लोगों को दोस्त बनाते थे और वन बाई वन ये उनको इनवाइट करते थे अपने घर पे दावत पे। हाँ भाई आ जाना, कल तुम्हारी दावत है शाम में। ठीक है, पूरी तरीके से इंतजाम करके ये बैठा हो। ये काम होता था कहाँ पे, स्कॉटलैंड में एक मेडिकल कॉलेज था, उनको ये लोग बॉडी सप्लाई करते थे। कैसे करते थे, दोस्त को दावत दी, वो आया, उसको पहले खूब खिलाए पिलाए, बढ़िया खूब। और जब उसको इतनी ज्यादा वो लोग शराब पिला देते थे कि अब वो, मतलब एक तरीके से होश से बाहर जब चला गया, तो उसको गिरा देते थे ग्राउंड पे, और उसके चेस्ट पे एक पैर रख के एक हाथ से उसका जो एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी और माउथ और नोज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते थे। उसको पूरी तरीके ब्लॉक कर देते थे, और वो सफोकेशन हो गया, डेथ हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को ही बर्किंग कहा जाने लगा। और इन्होंने, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबर्ट नॉक्स, वो मेडिकल कॉलेज में वो एनाटॉमी पढ़ाते थे, और उनको डेड बॉडी की जरूरत पड़ती थी ना, डेड बॉडी की जरूरत पड़ती थी, तो ये लोग उनको सप्लाई किया करते थे। ये विलियम बर्क और विलियम है इसी तरीके से। पहले किसी से दोस्ती करते थे, उसको खाने पे बुलाते थे, खिलाते पिलाते थे, फिर उसको मार के उसकी बॉडी को सप्लाई कर देते थे उस मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सफोकेशन। तो इसको भी सफोकेशन में ही रखा गया और इसका नाम ही बर्किंग रख दिया गया। चलिए, यहाँ तक तो था ये बस हल्का सा। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ड्राउनिंग। ड्राउनिंग के माने, हाँ सबको पता है, पानी में डूबने को ही ड्राउनिंग कहा जाता है जनरल टर्म में। लेकिन ड्राउनिंग की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि वो सिर्फ वाटर के लिए नहीं यूज होती, सिर्फ वाटर के लिए नहीं यूज, बल्कि उसको वाटर ना कह के हम लिक्विड कहते हैं। भाई किसी भी तरीके का लिक्विड है, अगर उसमें कोई पर्सन जो है वो डूब गया और उससे उसकी डेथ होगी, दैट इज कॉल्ड एज ड्राउनिंग। सिर्फ वाटर को हम यहाँ पे नहीं रखते, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है लिक्विड फॉर्म में जिसमें डूबने से डेथ हो सकती है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पाया गया कि ड्राउनिंग जो होती है, मोर देन 95% केसेस वाटर से ही होती है। तो इसलिए जनरल टर्म में उसको वाटर से ही रिलेट किया जाता है ड्राउनिंग को। प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग रिस्पायरेटरी इम्पेयरमेंट फ्रॉम सबमर्शन या इमर्शन इन लिक्विड। पानी में कोई डूब गया, या पानी में किसी को इतने अंदर तक रख दिया गया कि फर्दर जो है वो
अब रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहा, सांस ले रहा है तो वो लिक्विड ही उसके अंदर जा रहा है, एयर नहीं एंट्री कर पा रही, तो इसको कहा जाता है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग को अगर हम क्लासिफाई करें तो कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? अगर हम ड्राउनिंग को क्लासिफाई करें तो कितने तरीके से इसको कर सकते हैं? दो तरीके से। जो बेसिक या मेजर क्लासिफिकेशन इसकी है, वो टिपिकल ड्राउनिंग एंड एटिपिकल ड्राउनिंग, दो तरीके की इसकी होती है, टिपिकल या वेट ड्राउनिंग एंड एटिपिकल ड्राउनिंग। जो टिपिकल ड्राउनिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड या वाटर है वो डायरेक्टली इनहेल हो जाता है, कहाँ तक, लंग्स तक। इसको इनहेल कर लिया गया लंग्स तक। अब ये फेफड़ों में पूरा पानी चला गया है ना, जिसकी वजह से बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, और फर्दर जो है वो डेथ हो सकती है। तो इसको हम प्राइमरी ड्राउनिंग भी कहते हैं, टिपिकल ड्राउनिंग भी कहते हैं, या वेट ड्राउनिंग भी कहते हैं, जिसमें डायरेक्टली लंग्स तक जो है एयर या लिक्विड, सॉरी वाटर या लिक्विड जो है वो एंटर हो जाए, है ना। और जो एटिपिकल ड्राउनिंग होती है, एटिपिकल ड्राउनिंग, जिसमें ना बहुत थोड़ा सा पानी जाता है और वो लंग्स तक नहीं जा पाता, वो लंग्स तक नहीं जा पाता पूरी तरीके से, बस एयर पैसेज तक ही उसकी एंट्री होती है। वेरी लिटिल आर, या यूं कह लीजिए कि एकदम ना के बराबर पानी जो होता जाता है, और उससे भी डेथ हो जाती है, उससे भी डेथ हो जाती है। अब इसको फर्दर क्लासिफाई अगर हम करें तो ड्राई ड्राउनिंग है, इमर्जेंस सिंड्रोम है, नियर ड्राउनिंग है, शैलो वाटर ड्राउनिंग है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इसको अभी देखते हैं। ये बहरहाल दो तरीके का, एक में तो एयर, सॉरी, एयर पैसेजेस में वाटर की एंट्री होती है, लंग्स तक वो जाता है, तो वो टिपिकल ड्राउनिंग या प्राइमरी ड्राउनिंग या वेट ड्राउनिंग। एटिपिकल ड्राउनिंग या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि ड्राई ड्राउनिंग, इमर्शन सिंड्रोम जो भी है, तो इसमें पानी की एंट्री नहीं होती, या होती भी है तो कहाँ तक होती है, जस्ट अप टू द लैरिंग्स। वहीं पे जो है वैसोवेगल शॉक हो जाता है, या लैरिंजियल स्पाज्म इतना सीवियर हो जाता है कि फर्दर जो है एयर वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, तो उसको एटिपिकल ड्राउनिंग में रखा गया। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो प्राइमरी या टिपिकल या वेट ड्राउनिंग को फर्दर जो है हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे, टिपिकल ड्राउनिंग को या वेट ड्राउनिंग को। एक तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, फ्रेश वाटर, दूसरी साल्ट वाटर। दोनों को अलग अलग करने की वजह यह है, दोनों में मैकेनिज्म जो है डेथ का वो अलग अलग होता है, ठीक। अब एटिपिकल ड्राउनिंग में आइए, इसको जब हम क्लासिफाई करेंगे तो एक ड्राई ड्राउनिंग, ड्राई हो गई। इमर्शन सिंड्रोम, इमर्शन सिंड्रोम। सेकेंडरी ड्राउनिंग है, शैलो वाटर ड्राउनिंग भी होती है। शैलो वाटर ड्राउनिंग ना, ज्यादातर शैलो वाटर ड्राउनिंग में सबमर्जन ऑफ द अनकॉन्शियस, यानी ज्यादातर ऐसे लोग जैसे एपिलेप्टिक्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं, ड्रग्स हैं, या अनकॉन्शियस पर्सन है, तो ये शैलो वाटर में ही थोड़े बहुत शैलो वाटर है, या यूं कह लीजिए कि एपिलेप्टिक पर्सन है और वो बाथ टब में गया, वहां पे उसको फिट्स आने लगे और वहीं पे उसकी डेथ हो सकती है ड्राउनिंग की वजह से। इसके अलावा इमर्शन सिंड्रोम, इमर्शन सिंड्रोम है, ड्राई ड्राउनिंग है। अच्छा, एक केस अभी अच्छा खासा पुराना भी हो गया, लेकिन बड़ा चर्चे में था, अगर आप लोग फिल्में देखते होंगे, श्रीदेवी का, ना, दुबई में उसकी डेथ हुई थी, और शैलो वाटर में ही हुई थी उसकी डेथ, बाथ टब में। ड्राउनिंग का वो भी एक केस था। तो ये हमने इसको क्लासिफाई किया, इनकी फर्दर जो है सब क्लासिफिकेशन है, टिपिकल ड्राउनिंग की एंड एटिपिकल ड्राउनिंग की। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लें कि फ्रेश वाटर और सी वाटर की ड्राउनिंग में कैसे होता है ना। फ्रेश वाटर और सी वाटर की ड्राउनिंग का मैकेनिज्म यही समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन जो है ज्यादातर आप देखेंगे, अगर कोई आपसे, आपका एक तरीके से है ना, देखे तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है, अगर वो इस चैप्टर से कुछ पूछना चाहेगा तो यहीं से पूछेगा। थोड़ा सा फर्क है। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में वाटर कैसा होगा, हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में। अब जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और इसको किसी ने इनहेल किया, लंग्स तक गया, तो अब ये क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और ब्लड क्या है, वो इसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है,
ब्लड क्या है इसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक हो गया। तो लंग्स से फर्दर ये जो पानी था, फ्रेश वाटर था, ये कैपिलरीज के वाया होते हुए ये सर्कुलेशन में जाना शुरू कर देगा। ब्लड को जो है ये डाइल्यूट करना शुरू, क्योंकि ब्लड इसके कंपैरिजन में क्या है, हाइपरटोनिक है। तो ब्लड को जब ये डाइल्यूट करेगा, यानी अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें, तो ये जो लंग्स में पानी गया है ये सर्कुलेशन में चला जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि दोनों तरफ की जो है ना, ये वाया ऑस्मोसिस ये काम हो रहा है। और दोनों तरफ का ये है कि कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। एक हाइपोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक की तरफ चला जाएगा कि भाई दोनों बराबर हो जाते हैं, उसको वो डाइल्यूट करना शुरू कर देगा। तो जब डाइल्यूशन होगा, इसको हम कहते हैं हीमोडाइल्यूशन। ब्लड का अगर डाइल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो हीमोडाइल्यूशन। और हीमोडाइल्यूशन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, वेसल्स में हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि सर्कुलेशन में हो रहा है, ठीक। वेसल्स में हेमोडाइल्यूशन हो रहा है। अब हीमोडाइल्यूशन यानी ये पानी जो है कहाँ पे आया, ब्लड वेसल्स में आया, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, डाइल्यूट कर रहा है ना, बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, जाहिर सी बात है हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन है। तो हार्ट पे कुछ असर आएगा, इसको समझिएगा। हार्ट पे कोई असर आएगा अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम लोड हो जाए, तो हार्ट पे ओवरलोडिंग होगी। हार्ट पे क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग ऑफ द फ्लूइड ना। अब इसको फ्लूइड के नाम से लीजिए, इसकी ओवरलोडिंग हो गई। जब बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग होगी तो हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता, और एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये मेडिकल इमरजेंसी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, एक वक्त आएगा अगर पेसमेकर नहीं मिला या डिफिब्रिलेट नहीं किया गया उसे, तो हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और विक्टिम की डेथ हो गई, ठीक। यहाँ तक तो ये होगा। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, यानी साल्ट कंटेंट उसका बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और जो ब्लड है वहां पे साल्ट ज्यादा होता है, वो हाइपरटोनिक होता है। तो वाया ऑस्मोसिस जो होते हैं दोनों अपना कंसंट्रेशन बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेश वाटर क्या करता है, मूव कर जाता है कहाँ पे, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में जाएगा तो हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन डेवलप होगी। हीमोडाइल्यूशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट पे लोड बढ़ेगा। हार्ट पे लोड बढ़ेगा, हार्ट जो है वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाएगा। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर 2-4 मिनट तक वो कंटिन्यू सस्टेन कर गया, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। हार्ट फेलियर हो गया तो डेथ हो गई। यहाँ तक तो ये एक पार्ट था। दूसरी चीज देखिए, हीमोडाइल्यूशन हो रहा है ब्लड का, वहीं पे प्लाज्मा भी तो डाइल्यूट करेगा, प्लाज्मा में भी तो बहुत ज्यादा वाटर रहेगा। डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा। अब जाहिर सी बात है प्लाज्मा में जब पानी बहुत ज्यादा जाएगा, तो जो आरबीसीज हैं उनके अंदर भी तो जाना चाहिए, है ना। तो आरबीसीज क्या करती हैं, स्वेल कर जाती हैं आरबीसीज, उनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और एक कंडीशन ऐसी है जब ओवर स्वेल्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, तो आरबीसीज का रप्चर हो जाता है। आरबीसीज का रप्चर हो गया। अब आरबीसीज का जब रप्चर होगा, तो एक चीज इसमें से बहुत ज्यादा रिलीज होती है, पोटेशियम, रिलीज ऑफ पोटेशियम आयन। और पोटेशियम जब बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम, उस कंडीशन को हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलिया। अब जाके हाइपरकैलेमिया के बारे में, हाइपरकैलेमिया के बारे में पढ़िएगा, हाइपरकैलेमिया क्या काज करता है, वेंट्रिकुलर, फिब्रिलेशन। हाँ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिर से ये प्रोसेस आया, इसने इसी को बढ़ाया, हार्ट फेलियर हुआ, डेथ हो गई, ठीक। तो ये था फ्रेश वाटर ड्राउनिंग का, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का। साल्ट, सी वाटर या साल्ट वाटर ड्राउनिंग, इसी को हम कहते हैं, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। ये हाइपरटोनिक होता है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, सर्कुलेशन में ये लंग्स में आया पानी हाइपरटोनिक था, साल्ट कंटेंट इसका बहुत ज्यादा था, है ना, NaCl इसमें बहुत ज्यादा था। और इसके कंपैरिजन में जो सर्कुलेशन में ब्लड था वो हाइपोटोनिक हो गया इसके कंपैरिजन में, इस सी वाटर के। तो अब क्या होगा कि जो हाइपोटोनिसिटी थी ब्लड की, वहां से वाटर जो है निकल के आएगा कहाँ पे, लंग्स में आएगा। कि अब ये जो पानी आया हुआ बाहर से, इसको हम डाइल्यूट करेंगे। जब इसको डाइल्यूट किया जाएगा, यानी सर्कुलेशन से पानी लगातार कम होके कहाँ पे आ रहा है, लंग्स में आ रहा है।
तो अब सर्कुलेशन में कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, इसी का हीमोडाइल्यूशन का जस्ट अपोजिट करिए, वो हो जाएगी हीमो कंसेंट्रेशन। हीमो कंसेंट्रेशन दैट मीन्स कि सर्कुलेशन से जो वाटर कंटेंट था वो निकल के कहाँ पे आ रहा है, लंग्स में आ रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, उसको जो है डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई क्या, हीमो कंसेंट्रेशन, यानी ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। ब्लड जब कंसेंट्रेटेड होगा, पानी लगातार वहां से कम होता है, तो एक कंडीशन आएगी हाइपोवोलेमिया की आएगी। हाइपोवोले ये जो है ना इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है, ये क्या है, ये हाइपर वलेमिया था। यहाँ पे हाइपोवोलेमिया दैट मीन्स कि वॉल्यूम कम हो रहा है किसका, ब्लड का। जाहिर सी बात है जो कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट था, वाटर कंटेंट था, वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। अब जब हाइपोवोलेमिया की कंडीशन डेवलप होगी तो फर्दर एक कंडीशन है कि जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक, यानी प्रॉपर जो ब्लड पहुंचना चाहिए था टिश्यूज तक वो नहीं पहुंच पा रहा, उसकी कंडीशन में सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हो गया। ठीक। अब हीमो कंसेंट्रेशन हो रहा है, लेकिन लंग्स में क्या कंडीशन हो रही है, लंग्स में भी कुछ कंडीशन डेवलप होगी, क्यों, लंग्स में पानी आया, सी वाटर, साल्ट वाटर, उसी को तो डाइल्यूट करने के लिए सर्कुलेशन से पानी निकल के लंग्स में जमा हो रहा है। तो लंग्स की क्या कंडीशन होगी, कंजेशन होगा। कंजेशन, पल्मोनरी एडिमा, यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा। अब जब पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का, वो लंग्स में ही होता है ब्लड का, वो नहीं हो पाएगा। फर्दर जो है सर्कुलेशन वो हैम्पर करेगा। तो ये चीज जो है ये सर्कुलेटरी शाख को, और जो है ये दोनों मिलके काम करेंगे। सर्कुलेटरी शाख हुआ, सर्कुलेटरी शाख के बाद एक कंडीशन आएगी फिर से वही, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को कभी कभी हम लोग एसिस्टोल भी बोलते हैं, यानी जब ईसीजी पे फ्लैट लाइन आना शुरू हो जाए तो उसको कहा जाता है एसिस्टोल, है ना। एसिस्टोल हो गया, और यहाँ से डेथ हो गई। ठीक। अच्छा, आरबीसीज की अगर आप पिक्चर देखेंगे, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में आरबीसीज कैसे होंगे, एकदम स्वेल करते हुए मिलेंगे आपको, बहुत फूले हुए मिलेंगे, फर्दर जो है वो क्या करेंगे, उनका रप्चर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम के साथ साथ जो है जो आरबीसीज है उनकी शेप भी बदल जाएगी, उनको हम उनका नाम दिया जाता है क्रेनेटेड आरबीसीज, उनको कहा जाता है। क्रीनेटेड आरबीसीज का मतलब कुछ खास नहीं है, बस ये है कि इनकी शेप और साइज जो है वो डिस्टार्टेड हो जाए, बिगड़ जाए, छोटे छोटे हो जाए, रिंकल्स टाइप के। नॉर्मली जो है डिस्क्वाइड शेप का होता है, डबल डिस्क शेप का होता है आरबीसीज। कुचला आपने देखा है सर कुचला, श्रंकन हो जाएंगे क्या? हाँ श्रंकन अभी वही है। कुचला आपने देखा है ना, कुचला, यस सर। कुचला देखा ना, अंदर से थोड़ा सा धसा हुआ होता है बीच से, और साइड से थोड़ा सा चौड़ा होता है ना। अगर ये इसकी जो है ये पूरा साइड है कुचले की, और ये अंदर से थोड़ा सा धसा हुआ होता है सेंटर पे कुचला। आरबीसीज को जब आप देखेंगे तो उसकी भी जो है वो डबल डिस्क शेप होती है। ये मान लीजिए सेंटर का पोर्शन था, ये थोड़ा सा धसा हुआ होता है। सेम यहाँ पे क्या होगा ना, जब क्रिनेटेड आरबीसीज या श्रंकन आरबीसीज होगी, यहाँ से क्योंकि वाटर कंटेंट निकल गई, तो अब ये किसी भी शेप का आपको देखने को मिल सकता है, डिस्टार्टेड, डिस्टार्शन हो जाता है इनकी शेप एंड साइज में। तो इसको कहा जाता है क्रिनेटेड आरबीसीज, क्रिनेटेड आरबीसीज। ठीक। तो ये फ्रेश वाटर और सी वाटर ड्राउनिंग का ये नेचुरल फिनोमेना, इस तरीके से ये पूरा काम होता है। अब ये एटिपिकल ड्राउनिंग में फर्दर छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक ड्राई ड्राउनिंग। ड्राई ड्राउनिंग में क्या होता है, वाटर जो है होता है वो लंग्स तक पहुंचता ही नहीं, वाटर की एंट्री जो है वो लंग्स तक नहीं होती, यहाँ तक नहीं हो। तो हो कहाँ रहा है, पानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक पहुंचता है, लैरिंग्स तक पहुंचता है। और लैरिंग्स में पहुंचते ही लैरिंजियल स्पाज्म बहुत ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा भी वाटर अगर लैरिंग्स तक गया तो कभी कभी लैरिंजियल स्पाज्म हो जाता है, और उस लैरिंजियल स्पाज्म की वजह से ही यहाँ पे डेथ होती है। 1 to 2% केसेस में ये देखा जाता है। और डेथ बहुत तेजी के साथ, लैरिंजियल स्पाज्म हुआ तो एयरवे पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। जैसे ही लैरिंजियल स्पाज्म होगा यहाँ पे वायलेंट स्पाज्म है ये, एयरवेज बंद हो जाते हैं, एयरवेज जो है वो बंद हो जाते हैं, एयर एंट्री पूरी तरीके से रुक जाती है लंग्स तक। तो उसकी वजह से हाइपॉक्सीमिया डेवलप होता है। हाइपॉक्सीमिया के अलावा साथ में रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट होता है,
ड्यू टू वैसोवैगल शॉक, और पेशेंट की फौरन जो है वो डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसे केसेस में हम देखें, ड्राउनिंग के लिए जितनी भी फाइंडिंग्स हैं या टेस्ट हैं आप करेंगे, सब के सब इसमें निगेटिव आएंगे। और लंग फील्ड, जाहिर सी बात है वो भी कैसी आएगी, ड्राई आएगी, वहां पे पानी तो पहुंचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी ड्यू टू वाटर की डेथ हो रही है, इसलिए इसको ड्राई ड्राउनिंग में रखा गया। सेकेंड चीज है इमर्शन सिंड्रोम। इमर्शन सिंड्रोम को हाइड्रोक्यूशन कह लीजिए, या सबमर्शन इनिबिशन, या कोल्ड वाटर ड्राउनिंग, बहुत सारे इसके नाम है। कोल्ड वाटर ड्राउनिंग, हाइड्रोक्यूशन, हाइड्रोक्यूशन या सबमर्शन इनिबिशन भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे सिंकपी डेवलप हो जाती है। कैसे डेवलप होती है ना, अगर मान लीजिए ठंडे पानी से सडन कांटेक्ट हो जाए किसी का, आपने देखा होगा अक्सर, जैसे ये ठंड का वक्त है, हल्का सा भी ज्यादा ठंड पानी अगर हमें भी टच होता है तो शिवरिंग होने लगती है ना, वो गूज स्किन वाली अपीयरेंस शुरू हो जाती है। यहाँ पे अगर कोई पानी में डायरेक्ट एंटर हो गया और पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, कह रहे हैं कि इस फिनोमेना को होने के लिए, इमर्शन सिंड्रोम को, जो वाटर का टेम्परेचर है वो एटलीस्ट यानी कम से कम जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उससे लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड वो कोल्ड होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इमर्शन सिंड्रोम को डेवलप होने के लिए पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए मिनिमम, वो 32 के आसपास होना चाहिए, या उससे भी कम। जितना भी ठंडा पानी आप लेके आ जाइए, वो इमर्शन सिंड्रोम काज कर देगा। मिनिमम जो अगर 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर है, तो 32 डिग्री पे ये इमर्शन सिंड्रोम वाली कंडीशन जो है वो डेवलप होगी, हो जाती है ना। उसमें कांटेक्ट हुआ, कोल्ड वाटर था, उसने नर्व एंडिंग्स को क्या किया, जो हमारी बॉडी सरफेस पे नर्व एंडिंग्स है उनको स्टिमुलेट कर दिया। और अगर बहुत तेजी के साथ आप पानी में उतर रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है, तो पानी जैसे ही हमारे स्टमक के लेवल पे आता है, यानी एपिगैस्ट्रियम के लेवल पे आता है ना, तो फर्दर जो एक ऐसा फिनोमेना कह लीजिए कि वैसोवैगल शॉक वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। हार्ट जो होता है ऑटोमेटिक एस स्टोल में चला जाता है, अगर अचानक से पानी एपिगैस्ट्रियम तक आ गया और बहुत ठंडा पानी था। फर्दर कोल्ड वाटर है, एयर ड्रम्स में, नेजल पैसेज में, फेरिंग्स में या लैरिंग्स में चला गया, तो वहां से भी डेथ काज हो सकती है। हाँ, एक चीज और है, एक कहा जाता है डक डाइविंग, डक डाइविंग कहते हैं जिसको कहा जाता है फीट फर्स्ट डाइविंग। नॉर्मल वाटर में तो ठीक है फीट फर्स्ट डाइविंग, लेकिन कोल्ड बहुत ठंडा पानी अगर पैर पहले जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पानी जो है एपिगैस्ट्रियम तक पहले आ जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में ये इमर्शन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, और डेथ जो काज है डेथ का, वो कार्डियक डिसएरिथमिया है। ये काज ऑफ द डेथ यही होता है बेसिकली। अगर हम कहें तो वैगल स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से जो एसिस्टोल डेवलप हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या कुछ केसेस में अगर देखा जाए तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो जाता है, और फर्दर जो सेकेंडरी ड्राउनिंग यहाँ पे हो जाती है। सेकेंडरी ड्राउनिंग का मतलब कि पहले डेथ पहले ही हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद उसकी फर्दर जो वो डूबा, पानी फिर एंटर हुआ पूरी बॉडी में, वो बात की चीज है, वो सेकेंडरी ड्राउनिंग में आ जाता है। थर्ड, नियर ड्राउनिंग, पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम, यही है सेकेंडरी ड्राउनिंग, इसी को कहते हैं नियर ड्राउनिंग को, या पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम और सेकेंडरी ड्राउनिंग या नियर ड्राउनिंग, इसमें क्या होता है ना, अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए वो पानी में डूब रहा था, उसको बचा लिया गया, पानी में वो डूबा, उसको बचा लिया गया, तो ये जो फिनोमेना डेवलप होता है आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 घंटे के बाद अगर उसकी डेथ हो रही है, तो उसको कहा जाता है नियर ड्राउनिंग। डूबा एक दिन पहले था, डेथ हो गई अगले दिन, उसको बचा लिया गया था पानी में डूबने से, है ना, और डेथ हो रही है आफ्टर 24 आवर्स, तो उसको पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम या नियर ड्राउनिंग कहता है। और आमतौर से इसमें ये जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, पानी जो थोड़ा बहुत एंटर हो गया था उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, उससे डेथ होती है ना। अब डेथ के काज क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर 24 आवर्स, ARDS, क्या हुआ, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूमोनिया ना, सेप्सिस,
ये सारी कंडीशन है, इससे डेथ होती है आफ्टर 24 आवर्स। तो उसको हमने नियर ड्राउनिंग या पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम या सेकेंडरी ड्राउनिंग भी कहते हैं। हम्म। या फिर एक कंडीशन और है इसमें, ये कि अगर कोई विक्टिम था वो पानी में डूब रहा था, उसको बचाया गया और उसको रिसक्सिटेट किया गया। रिसक्सिटेशन का पूरा एक अलग प्रोसेस होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर में वो आता है ना, उसको रिसक्सिटेट किया गया और वो रिस्पॉन्ड कर गया, सही है, एकदम कॉन्शियस मोड में आ गया, और थोड़ी देर के बाद फिर से जो है वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में चला गया और उसकी डेथ हो गई, तो उसको भी नियर ड्राउनिंग या सेकेंडरी ड्राउनिंग कहा जाएगा। एक चीज और इसमें रहेगी, शैलो वाटर ड्राउनिंग। नाम में ही जाहिर है कि पानी इतना ज्यादा नहीं कि कोई इसके अंदर पूरी तरीके से डूब सके। सबमर्जन ऑफ द अनकॉन्शियस भी इसको कहते हैं। सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस। अब जैसे बहुत ज्यादा कोई शराब के नशे में है, अल्कोहलिक, ड्रग्ड पर्सन है, बहुत ज्यादा ड्रग ले लिया उसने, एपिलेप्टिक है, बच्चे हैं, या अनकॉन्शियस पर्सन है, तो ये जो है शैलो वाटर है कहीं भी, या इवन बाथ टब में ही इनकी डेथ हो सकती है डूब के ना। तो इसको ये सारी चीजें कही गई। फैटल फैटल पीरियड क्या होगा इसका, या 1 मिनट, इसका काज ऑफ द डेथ देख लीजिए क्या होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या होगा ड्राउनिंग का? मोस्ट कॉमन काज क्या होगा ड्राउनिंग का? अच्छा, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर? एक्सपेक्टिव है। एस्फिक्सिया है तो यार एक्सपेक्टिव। सबसे हर जगह तो एस्फिक्सिया ही हो रही है, तो इतना इतना कॉमन है, मोस्ट कॉमन काज जो है वो एस्फिक्सिया होगा। जैसे भी हो एस्फिक्सिया हो रहा है ना, एस्फिक्सिया हो रहा है। अब फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर ड्राउनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक फ्रेश वाटर ड्राउनिंग अगर हो रही थी, यहाँ पे डेथ का काज क्या होगा? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ होती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की। साल्ट वाटर की ड्राउनिंग में क्या हो रहा था? साल्ट वाटर की ड्राउनिंग में क्या हो रहा था? कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, या कार्डियक सिस्टोल जिसको हम कहते हैं ना, कार्डियक अरेस्ट, इसकी वजह से डेथ हो रही थी ना। और कभी कभी जो होता है ड्राउनिंग में बहुत सारे, लाइक हाइड्रोक्यूशन है, उसमें वैगल इनिबिशन हो जाता है ना। वैगल इनिबिशन सिर्फ पानी के असर से या पानी के कंटैक्ट से ही वसोवैगल शॉक हो जाता है। लैरिंग्स का स्पाज्म हो गया, पानी था वो सिर्फ लैरिंग्स तक पहुंचा और लैरिंजियल स्पाज्म हो गया, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। या कोई भाई साहब थे वो डाइविंग वाले होते हैं ना, जो बहुत ऊंचाई से कूदते हैं और पानी की गहराई का उसे अंदाजा नहीं था, और जहां पे वो कूदा वहां पे पानी कम था, मेरी कश्ती वहीं पे डूबी जहां पे पानी बहुत कम था। वो बेचारा सर के बल ऐसी जगह गिरा जहां पे नीचे सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स थे। तो हेड इंजरी भी हो सकती है, कंकशन इंजरी भी कहते हैं, इसकी वजह से भी इसको डेथ डेथ हो सकती है। नियर ड्राउनिंग में, नियर ड्राउनिंग या पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम में सेप्टिक एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, या एआरडीएस है ना, एआरडीएस है। तो ये सारी कंडीशन है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है, ये सारे काज ऑफ डेथ हैं। फैटल पीरियड क्या होगा? फैटल पीरियड में सिर्फ फ्रेश वाटर और सी वाटर ड्राउनिंग को देखिएगा, किसमें डेथ जो है वो तेज होगी, फ्रेश वाटर में या सी वाटर में, है ना। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में डेथ जो होती है वो रैपिड होती है, 4 to 5 मिनट्स में डेथ हो जाएगी अगर पेशेंट को रिससिटेट नहीं किया गया। और सी वाटर ड्राउनिंग में 8 to 12 मिनट्स, 8 से 12 मिनट का टाइम लगता है, ठीक। तो अगर पूछे कोई कि रैपिड डेथ किस में होगी, फ्रेश वाटर में या सी वाटर में, तो वो फ्रेश वाटर में उसकी डेथ जो है वो तेजी के साथ होगी, तेजी के साथ होगी। अब आइए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेगी इसमें। अगर देखा जाए ओवरऑल तो बहुत स्पेसिफिक ज्यादातर साइंस नहीं है, कुछ है जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेथ जो है वो ड्राउनिंग के केसेस में हुई है। तो चेहरे पे क्या मिलेगा? चेहरा जो होगा वो फेस इज पेल, ज्यादातर जो एस्फिक्सिया की डेथ में जो चीजें मिल रही है ना। और बहुत ज्यादा जो है वो फूला हुआ मिलेगा, और डिस्कलरेशन भी मिल सकती है, यानी साइनोसिस भी मिलेगी, और ब्लोटिंग भी मिलेगी चेहरे पे ना, यानी चेहरा जो है वो फूला हुआ दिखेगा। तो फेस पे बस इतना ही आपको मिलेगा, है ना। आईज कैसी मिलेंगी? आईज, आईज में एक स्पेसिफिक फिनोमेना है, जब भी ड्राउनिंग के केस में आप आंखों को देखेंगे तो
हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड ये रहेंगी। हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। इसके अलावा पिपिल्स जो होती हैं वो डायलेटेड मिलेंगी, ज्यादातर केसेस में पिपिल्स डायलेटेड मिलती हैं, यहाँ पे भी पिपिल्स जो है वो डायलेटेड मिलेंगी। सब कंजंक्टाइवल हेमरेज मिलेगा। सब कंजंक्टाइवल हेमरेज देखने को मिल रहा है। टंग, जबान, एसेक्सियल डेथ में कैसी टंग थी अभी तक जहां हम पढ़ रहे थे? अभी तक जितनी भी जगहों पे हमने पढ़ा टंग के बारे में, तो कैसी मिल रही थी हमें? सोलन एंड प्रोट्रूडेड, यानी बाहर की तरफ निकली हुई, बाहर की तरफ निकली हुई। अब पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम स्टेनिंग कैसी मिलेगी? पोस्टमार्टम स्टेनिंग कैसी मिलेगी? ट्रंक पे और फेस पे। कलर, कलर, हाँ ट्रंक फेस पे मिलेगी। कलर लाइट पिंक कलर का होता है, या पिंक कलर की आप कह लीजिएगा, ये इसका कलर होता है। ठीक, पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर लाइट पिंक कलर की होती है। अब प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पे मिलेगी? तो फेस पे मिलेगी, नेक पे मिलेगी, फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, सामने की तरफ आप देखिए। क्योंकि हेड का पोर्शन जो है सबसे हैवी होता है, बॉडी जो है ना पानी में उल्टी मिलेगी आपको, यानी उसका जो फेस होगा वो पानी के अंदर होगा, बैक जो होगी वो पानी के बाहर होगी जब वो फ्लोट करने लगती है। तो उसी तरीके से पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी डेवलप होती है कहाँ पे? डिपेंडेंट पार्ट्स पे होती है। तो अब जो चेहरा होगा वो डिपेंडेंट पार्ट, क्योंकि वो पानी के अंदर है, ग्रेविटी के साथ वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जो चेस्ट का सामने का पूरा पोर्शन है वो भी वहां पे पोस्टमार्टम स्टेनिंग आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से एंटीरियर सरफेस ऑफ द या एंटीरियर पार्ट ऑफ द लिम्स, इस पे पोस्टमार्टम स्टेनिंग मिलेगी। अब अगर पुट्रीफैक्शन शुरू हो गया, पुट्रीफैक्शन शुरू हो गया, तो जो स्किन होती है हेड और नेक की, हेड एंड नेक की स्किन जो होती है ये एकदम ब्लैक हो जाती है। कैसी हो जाती है? ब्लैक हो जाती है ना। तो ब्लैक हो जाती है। बाकी चीजें और जैसे नॉर्मल कलर होता है अभी वैसा ही होता है। तो इसको एक अपीयरेंस दी गई जिसका नाम दिया गया टी डी नाइगर। और इसकी जो मीनिंग होती है ना टी डी नाइगर की, वो ये है कि वेरी डार्क ब्राउन कलर, है ना, ये इतना ब्लैक हो जाता है। तो ये अपीयरेंस हो जाती है इसी तरीके से ना, इसकी अपीयरेंस कहा जाता है। अब स्पेसिफिक अपीयरेंस जो है वो फ्रॉथ, फ्रॉथ। अगर किसी डेड बॉडी में जिसको पानी के अंदर से निकाला गया, वहां से अगर उसके माउथ और नोस्ट्रिल से फ्राथ निकल रहा है, व्हाइट शेविंग लेदर लाइक, जैसे शेविंग कराते हैं ना, शेविंग कराते हैं, तो वो जो लेदर पूरा बनता है शेविंग क्रीम का, अगर उसकी तरह से फ्राथ निकल रहा है नोस्ट्रिल से और माउथ से, तो इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंटीमॉर्टम एक्सटर्नल फाइंडिंग। एंटीमॉर्टम फाइंडिंग है ना, सबसे कैरेक्टरिस्टिक एंटीमॉर्टम फाइंडिंग जो है वो फ्रॉद है, फ्रॉद फ्रॉम नोस्ट्रिल एंड माउथ ना। और ये बहुत वाइटल फिनोमिना है। सांस लेने की कोशिश करता है, सांस पानी जाता है, पानी को फिर बाहर निकालने के चक्कर में फर्दर जो ये फ्रॉदिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। फिर आगे अब देखिए क्यूटिस सेंसरीना, या जिसको हम गूज स्किन कहते हैं, गूज फ्लेश भी कहते हैं, गूज बम्प भी आप कह लीजिए, हॉरी पाइलेशन, रोंगटे खड़े होना, यही चीज है क्यूटिस सेंसरीना, क्यूटी सेंसरीना कहते हैं ना। अब जो स्किन होती है, स्किन पे जो जहाँ पे हेयर बल्ब होते हैं, या बोले कि हेयर एंड्स जहाँ पे हेयर की एंडिंग जहाँ पे होती है, वहीं से छोटी छोटी मसल्स होती हैं। कौन सी? पाइलो इरेक्टर मसल्स ना। उनका जो है एक तरीके से ग्रेन्युलर अपीयरेंस है ना, छोटे छोटे दाने की तरह दिखने लगती है पूरी स्किन। तो इसीलिए इसको कहा गया हॉरी पाइलेशन या क्यूटी सेंसरीना या गूज स्किन भी कहते हैं। पाइलो इरेक्टर मसल्स का कंट्रैक्शन होता है ड्यू टू कोल्ड वाटर ना।
तो ये चीज भी मिलती है। क्यूटी सेंसरीना किस में मिलता है? ड्राउनिंग में मिलती है। फिर वाशर वोमेन्स हैंड। अब जिन्होंने कपड़े बहुत ज्यादा धुले होंगे उसे इस चीज का अंदाजा होगा कि हाथों की हैंड्स की, या यूं कह लीजिए कि जो खासतौर से जो अ, उंगलियों के ऊपर का हिस्सा है, या बैक ऑफ द पाम, उसकी क्या कंडीशन होती है, और लगातार कपड़े धुलने पे वही लोग बताएंगे। कैसा हो जाएगा? रिंकल, बहुत ज्यादा रिंकलिंग हो जाती है। सॉर्डेड अपीयरेंस कहते हैं। सॉर्डेन का मतलब होता है कि आसानी से, एक तरीके से एकदम व्हाइट कलर का हो जाएगा, और अगर उसको पील करने की कोशिश करें तो बहुत इजीली जो है वो पील ऑफ हो जाती है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हाथ या पैर, अगर मान लीजिए कि जो वाशर वुमेन है बाई ऑक्यूपेशन, तो वो लोग पानी में बहुत ज्यादा देर तक रहे तो पैरों की भी वही हालत होगी। और कोई अगर सिर्फ हाथ का इस्तेमाल कर रहा है कपड़े धुलने में, और पैरों पे अगर पानी का बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो सिर्फ हाथों में देखने को मिल सकता है इस तरीके से ना। तो वाशर मोमेंट्स एंड हाथ जो है वो एकदम रिंकल्ड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा व्हाइट कलर के हो जाते हैं, या कह लीजिए कि एकदम लगभग ऐसा लगता है कि स्किन को अगर हम खींचना शुरू करें तो वो आसानी के साथ जो है वो खींचती हुई चली जाएगी, पील ऑफ हो जाएगी। तो उसको कहते हैं सडन या ब्लीच्ड अपीयरेंस ना, यानी ब्लीच कर दीजिए, खींच दीजिए वहां से। हम्म। फिर आता है कैडेवरिक स्पास। कैडेवरिक स्पास में अगर कोई आदमी डूब रहा है, कोई आदमी डूब रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बचने के लिए कोशिश करेगा। और सडन वायलेंट डेथ में ही कैडेवरिक स्पास में डेवलप होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हैंड्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होता है कैडेवरिक स्पास में। और याद रखिएगा, राइगर मोर्टिस और कैडेवरिक स्पास में बेसिक डिफरेंस ये है कि राइगर मोर्टिस जो है वो डेथ के कुछ देर के बाद, यानी आफ्टर 1 आवर वो स्टार्ट होती है, और राइगर मोर्टिस जो है सडन आफ्टर डेथ, सॉरी सून आफ्टर डेथ, डेथ के फौरन बाद कैडेवरिक स्पाज्म डेवलप हो जाए। और कैडेवरिक स्पाज्म जो है एक सिंगल ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करता है। यानी अगर हैंड्स है तो सिर्फ हैंड्स को ही, या पैर है तो हो सकता है सिर्फ एक साइड का पैर ही इन्वॉल्व हो कैडेवरिक स्पाज्म में। लेकिन राइगर मोर्टिस जो होती है एक सिस्टमेटिक वे में पूरी बॉडी को वो इन्वॉल्व करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों को, है ना। तो हैंड्स सर में होती है। हाँ जी। सर कैडबरिक स्पार्क्स किसी पर्टिकुलर मतलब रीजन से अगर डेथ हो रही है तभी होगा ना, राइगर मोर्टिस तो जैसे कभी हर एक। हाँ, वही कह रहा हूँ, वायलेंट डेथ अगर हो रही है जिसमें पेशेंट जो है, विक्टिम जो वो स्ट्रगल कर रहा है, या बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा खुशी है, और उस खुशी के नतीजे में उसकी डेथ हो गई, तो वो जिस स्टेट में था हो सकता है उसी स्टेट में रह जाए। मान लीजिए बहुत ज्यादा खुशी थी और किसी के गले मिल रहा था, तो हाथ जो है उसकी बैक पे गया, वहीं पे उसकी डेथ हो गई। अब वो जो हैंड है वो उसी पोजीशन में रह जाएगा। कोई डूब रहा है, ड्राउनिंग का केस ले लीजिए, मरने वाला बचने की कोशिश पूरी करता है, और मान लीजिए उसको कहीं पे घास का थोड़ा सा टुकड़ा मिल गया, मड मिल गई, वीड मिल गई, ये सारी चीजें उसने अपने ग्रेस किया, ग्रेस कहते हैं क्या, मुट्ठी से जकड़ना, है ना, पकड़ लिया उसने। लेकिन अब वो उसे बाहर की तरफ नहीं खींच पाया, वो फर्दर उसी को लेके और अंदर डूब गया। तो अब वो फिस्ट जो है उसकी क्लेंच है ना, बंद है, और उसी स्टेट में वो रह जाएगा डेथ के बाद भी, उसी स्टेट में वो कंटिन्यूअसली रह जाए जिस स्टेट में मरने से जस्ट पहले उसकी बॉडी की पोजीशन थी, उस पर्टिकुलर साइट की। तो उसको कैडेवरिक स्पाज्म कहा जाता है। फिनोमेना जरूर पाया जाएगा इसमें ना। तो ये चीज है, और ये एक वाइटल प्रूफ माना जाता है एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग। अगर कैडेवरिक स्पाज्म पाया जा रहा है तो ये सजेस्ट करेगा किसको? एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग को। दूसरे, अब मान लीजिए उसके हैंड का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें आपको मड, वीड, ये सारी चीजें अगर मिल रही, मटेरियल्स जो भी मिल रहा है, तो वो जो सबमर्सन का प्लेस है वो भी बता सकता है थोड़ा बहुत कि कहाँ पे ये डूबा होगा। ये भी चीज थोड़ी सी पता चल जाती है। लंग्स में क्या मिलेगा? यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फाइंडिंग्स मिलनी चाहिए डूबने के बाद। लंग्स बहुत ज्यादा जो है ये डिस्टेंडेड होंगे, डायटम्स वॉल्यूमिनस। में। अरे नहीं यार, डायटम्स तो बहुत दूर है। एक्चुअल हेमरेजेस मिलते हैं। हाँ, वॉल्यूमिनस, पहले तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी डिस्टेंडेड हो जाएगा। अब पानी यहीं पे तो जा रहा है सबसे पहले, है ना। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड होगा। और अगर एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम जैसे ही स्टर्नम को हटाया जाता है, अच्छा, ये लंग्स जो है ऑटोमेटिक वो बल्ज कर जाते हैं, बाहर की तरफ फूल जाते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है,
ओवरलोड वहां पे भी हो रहा था, तो वो बाहर की तरफ, जाहिर सी बात है अभी क्या है, वो रिब केज के अंदर है, पैक है, जैसे ही स्टर्नम को हटाया गया, थोड़ा सा उसे आजादी मिली, वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाता है ना, बहुत ज्यादा वो बल्ज कर जाता है। हम्म, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में और सी वाटर ड्राउनिंग में। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में ठीक है, वॉल्यूमिनस तो होगा, फूला हुआ होगा, जिसको फूले हुए को यहाँ पे बैलून कह लीजिए आप, बैलून होगा बट लाइट होगा, हल्का होगा। लेकिन सी वाटर ड्राउनिंग में क्या होगा, यहाँ पे हैवी होगा, बैलून होगा एंड हैवी, बहुत ज्यादा भारी होगा, भारी होगा। अब पोस्टमार्टम स्टेनिंग में कलर किस तरीके का आएगा इसका, लंग्स का, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में पिंक कलर का होगा, ये पिंकिश कलर, ठीक। और यहाँ पे ब्लूइश या पर्पलिश कलर का सी वाटर ड्राउनिंग में, है ना। कंसिस्टेंसी कैसी होगी फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में, जो कंसिस्टेंसी होती है ये इंपॉर्टेंट है इसकी, इम्फाइसेमेटस होगा। अगर कोई पूछे कि किस टाइप की ड्राउनिंग में इम्फाइसेमेटस लंग मिलेंगे, तो वो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे इस तरीके का नहीं, बल्कि एक जेली लाइक बहुत सॉफ्ट होता है सी वाटर ड्राउनिंग में, सॉफ्ट जेली लाइक। ये इसका बेसिक डिफरेंस था लंग्स का, है ना। अब ओवरऑल पिक्चर अगर लंग्स की हम बात करें, हाँ, एक चीज किसी ने बताई थी, हेमरेज, उसको हम पॉल्टॉप्स हेमरेज कहते हैं, ये लंग्स में ही मिलेगा ड्राउनिंग के केसेस में, है ना, पॉल्टॉप्स हेमरेज, ठीक। अब ओवरऑल पिक्चर अगर आप निकालिए विद ड्राउनिंग में, तो उसको जब लंग्स की हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्फाइसेमा एक्वेसम। इम्फाइसेमा एक्वेसम उसको कहते हैं ना, या इम्फाइसेमा हाइड्रोएरिक भी कहते हैं। पल्मोनरी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है बहुत ज्यादा पल, या यूं कह लीजिए कि इम्फाइसेमेटस यानी लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब अगर मान लीजिए ड्राउनिंग के वक्त कोई पर्सन अनकॉन्शियस था, बेहोश था, अनकॉन्शियस था वो पूरी तरह, और उसको पानी में फेंक दिया गया, तो यहाँ पे लंग्स में क्या डेवलपमेंट होगा, होगा, लेकिन इम्फाइसेमा की कंडीशन नहीं डेवलप होगी, क्योंकि एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग नहीं हो रही थी, पर्सन पर्सन जो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है। पानी तो जाएगा लंग्स के अंदर, लेकिन लंग्स जो है उसके लिए कुछ उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, लंग्स उसको रेजिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में पानी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, तो उसको कहा जाता है एडिमा एक्वोसम, अनकॉन्शियस पर्सन अगर है तो उसको एडिमा एक्वेसम हम कहते हैं, ठीक। एडिमा एक्वेसम हमने कह लिया। अब दो टेस्ट इसमें बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये लास्ट है जी। एक तो होता है जेटलर टेस्ट, जेटलर टेस्ट, जेटलर टेस्ट में बेसिकली देखा क्या जाता है, क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट हम इसमें देखते हैं। तो कहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट का क्लोराइड कंटेंट को मेजर किया जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर ड्राउनिंग का केस नहीं, किसी और वजह से डेथ हो रही है, या नॉर्मल पर्सन में भी अगर आप उसकी पोस्टमार्टम के बाद आप देखेंगे, लेफ्ट और राइट साइड का जो हार्ट है उसका जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो लगभग लगभग सेम होता है नॉर्मल पर्सन में, वो नियरली सेम होता है। कितना होता है, अबाउट 600 मिलीग्राम पर 100। ये इतना क्लोराइड कंटेंट होता है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ पे, लेफ्ट हार्ट पे और राइट साइड ऑफ द हार्ट दोनों तरफ का क्लोराइड कंटेंट लगभग सेम होता है। अब अगर इनका डिफरेंस जो होता है वो 25 मिलीग्राम परसेंट या उससे ज्यादा का आ रहा है ना, इससे ज्यादा का अगर ये डिफरेंस आ रहा है राइट और लेफ्ट साइड के क्लोराइड कंटेंट में, राइट और लेफ्ट साइड के क्लोराइड कंटेंट में अगर मोर देन 25% का डिफरेंस आ रहा है, तो इट इज सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। जेटलर टेस्ट की ही बात हो रही है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। नॉर्मल क्या है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड हार्ट पे क्लोराइड कंटेंट 600 मिलीग्राम पर 100 ml, दोनों तरफ 600 600 मिलीग्राम है, कहने का मतलब ये मान लीजिए। अब अगर दोनों का डिफरेंस देखा गया किसी पर्सन में, तो पाया गया कि एक तरफ 500 है, एक तरफ 600 है, या एक तरफ 400 है, एक तरफ 600 है, तो अब दोनों की डिफरेंस बढ़ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया।
तो जब डिफरेंस मोर देन 25 मिलीग्राम % का आ जाए तो उसको कहा जाता है एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस है। ये कैसा है? एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का ये केस है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग को फर्दर हमने कैसे क्लासिफाई किया? फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। ठीक, दो तरीके से चल रहा था। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में क्लोराइड कंटेंट कहाँ का ज्यादा होगा, कहाँ का कम होगा, ये चीज है ना। मतलब लेफ्ट साइड का कम होगा या राइट साइड का कम होगा फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में। तो क्लोराइड कंटेंट जो लेफ्ट हार्ट का होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट जो है लेफ्ट साइड का कम होता है। लेफ्ट साइड का क्यों कम हो रहा है? लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आता है? अरे यार, सर्कुलेशन भी नहीं याद है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड कहाँ से हार्ट आता है? लंग से पल्मोनरी आएगा। पल्मोनरी सर वेन्स। लंग से आता है, पल्मोनरी वेन से। हाँ, बहुत अच्छे। लंग से आएगा ना। और आपने देखा था कि फ्रेश वाटर में क्या होता है? फ्रेश वाटर कैसा है? हाइपोटोनिक है ना। फ्रेश वाटर कैसा होता है? हाइपोटोनिक होता है। तो इसकी वजह से फर्दर जो है जब वो हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो क्लोराइड कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो लेफ्ट साइड का क्लोराइड कंटेंट इन कंपैरिजन टू राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में अभी वो सिस्टमिक आ रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्लड आ रहा है, तो लेफ्ट साइड का क्लोराइड कंटेंट वो कम हो जाता है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में इन कंपैरिजन टू राइट साइड, बिकॉज ऑफ द हीमोडाइल्यूशन, बिकॉज ऑफ द हीमोडाइल्यूशन, है ना। और इन केस ऑफ साल्ट वाटर ड्राउनिंग जो लेफ्ट हार्ट का क्लोराइड कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हीमो कंसंट्रेशन। ये बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू राइट साइड, है ना। तो ये दोनों तरफ से ओवरऑल सिर्फ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग को अगर आपको बताना है तो दोनों का राइट और लेफ्ट का आप डिफरेंस देख लीजिए। अगर 25 मिलीग्राम % से ज्यादा है तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग ना। अब अगर वाइगल इनहिबिशन से या लैरिंजियल स्पाज्म से किसी पेशेंट को किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो वहां पे क्लोराइड कंटेंट में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ नहीं मिल रहा है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें या स्टमक की बात करें तो यहाँ पे कुछ साइंस हैं, वो देखिएगा। लाइक एक साइन होती है जिसको कहा जाता है सैहर्ट साइन, है ना। ये भी फाइंडिंग है। और फाइंडिंग क्या है कि जो स्टमक होता है ना, वैसे तो आमतौर से स्टमक में पानी नहीं जाता, लेकिन अगर शॉक से, सिंकपी से या पुट्रिफैक्शन से उसकी डेथ हो रही है तो वहां पे थोड़ा बहुत मिल सकता है। ठीक, अब गैस्ट्रिक म्यूकोजा की क्या हालत होगी ना। अब फ्लूइड अगर चला गया, पानी के अंदर चला गया, सॉरी, फ्लूइड जो है वो स्टमक के अंदर किसी तरीके से एंट्री पा गया, तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होते हैं उसमें ना बहुत छोटे छोटे रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोजा के रप्चर, उसको माइक्रो रप्चर कहा जाता है, ड्यू टू एंट्री ऑफ फ्लूइड इन द स्टमक, और इसी को सर्ट साइन कहा जाता है। ठीक, एक साइन तो ये हो गई, एक साइन ये हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूरा गैस्ट्रिक कंटेंट जो है उसको एक बीकर में जमा कर लें। अब पेट के अंदर जो भी चीज थी सबको निकाल के कहाँ पे, एक बीकर में जमा कर दिया, और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे तक जब हमने किसी बीकर में उस गैस्ट्रिक कंटेंट को रख दिया तो 1 घंटे बाद हमने देखा कि उसमें 3 लेयर बन गई। कितनी लेयर? 3 लेयर्स। 3 लेयर्स आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद 3 लेयर बन गई। कैसे बनेगी? जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर मोस्ट लेयर, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फोम। फोम यानी झाग, है ना। फोम मिलेगा। मिडिल वाले पार्ट में हमें क्या मिलेगा? इस पूरे पार्ट में ये जो है ये वाटर है, ये पानी है। और जो ये लास्ट का पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा एकदम, यहाँ पे सेडिमेंटेशन मिलेगा आपको। यानी जो हैवी ऑब्जेक्ट थे या हैवी चीजें थी वो नीचे की तरफ सेडिमेंट कर जाएंगी लोअर मोस्ट पार्ट में। तो इसको
पूरे उस फेनोमेना को कहा जाता है ना वाइडलर साइन। ठीक, ये तो हो गया। अब वाटर अगर है मिडिल ईयर में, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन मिडिल ईयर, ये एंटीमार्टम ड्राउनिंग का भी प्रूफ है कि अगर मिडिल ईयर में पानी मौजूद है, डूबने के केस में आप देख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये एंटीमार्टम ड्राउनिंग हुई होगी, और इसको कहा जाता है यूनोसाइन। और इट इज ए प्रूफ ऑफ एंटीमार्टम ड्राउनिंग। अब एक चीज और लास्ट रहेगी, डायटम टेस्ट। है ना, डायटम टेस्ट। डायटम्स क्या होते हैं? माइक्रो बैक्टीरिया के लिए, सॉरी, या क्लास इनका जो होता है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर अलगी होते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर अलगा कह लीजिए या अलगी कह लीजिए, ये डायटम्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब कोई डूब गया, तो ये वाया वाटर जो है उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं, सर्कुलेशन से फिर वो अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे? लिम्फ चैनल्स में जाएंगे, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट हार्ट में, उसके बाद जनरल सर्कुलेशन में आएंगे। यहाँ पे ये पूरी तरीके से चारों तरफ यानी मतलब फैल जाएंगे। तो जेटलर टेस्ट की या यूं कर लीजिए, सॉरी, डायटम टेस्ट जो है, डायटम टेस्ट को करते कैसे हैं? डायटम टेस्ट में क्या करते हैं कि टिश्यू को ना निकाल लिया जाता है बॉडी से, है ना, और उसको जो है नाइट्रिक एसिड में रखते हैं, 50 ml ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। वहां पे उस बॉडी के टिश्यू को रख दिया जाता है, और 48 आवर्स तक उसको हीट किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है फॉर 22 to 30, जो बहुत सारी चीजें हैं उसके। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में हमको देखना है कि इसके अंदर डायटम पाया जा रहा है, यानी वो माइक्रोसेल्यूलर अलगी मौजूद है या नहीं है। कहाँ कहाँ से देखते हैं, कहाँ कहाँ से चीजें इसकी निकाली जाती है, इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे होती है? लंग्स में होगी सब, क्योंकि पानी वहीं पे जा रहा है ना, लंग्स में जा रहा है। ब्लड, ब्रेन में देखने को आपको मिल सकता है, लीवर एंड किडनीज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो ऑफ फीमर। अब ये नाम जो लिखा है, बोन मैरो ऑफ फीमर, बोन मैरो ऑफ फीमर, बेस्ट, इट इज रिगार्डेड एज द बेस्ट साइट फॉर एनालिसिस। किसके लिए? डायटम टेस्ट के लिए। बेस्ट साइट फॉर एनालिसिस किसके लिए? डायटम टेस्ट के लिए ना। ठीक। और क्योंकि ये डायटम्स जो होते हैं, इट रेजिस्ट पुट्रिफैक्शन, अगर बॉडी सड़ भी गई पूरी तरीके से, उसके बावजूद भी अगर वहां पे उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, या बहुत दिनों के बाद उसकी ऑटोप्सी की जा रही है एग्जीमेशन के बाद, वहां पे भी डायटम्स अगर प्रेजेंट हैं, तो पता चल जाएगा कि ये जो चीज थी, या इसकी जो डेथ हुई थी आज से 30-40 साल पहले जो डेथ हुई थी, ये डूबने की वजह से हुई हुई थी, एंटीमार्टम हैंगिंग की वजह से। और ड्राई ड्राउनिंग में, या कोई बॉडी थी ऑलरेडी डेड थी, उसको पानी में फेंक दिया गया, तो वहां पे ये निगेटिव आता है ये टेस्ट, ये भी है। यानी दैट मीन्स कि अलाइव बॉडी में ही ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, एंटी मॉर्टर ड्राउनिंग में ही डायटम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ड्राउनिंग से रिलेटेड। एस्फिक्सियल डेथ का पोर्शन खत्म हो गया। उसके बाद एक और पोर्शन है इंजरीज का, और वो चलेगा काफी दिनों तक। बहुत सारी इंजरीज उसमें है, एक्सप्लोजन इंजरीज, फायर आर्म इंजरीज, रोड ट्रैफिक से जो इंजरीज होती हैं,